Most scientists agree that an increase of just 0.4 more degrees will drastically change the world. And the world are dealing with record extreme heat. Storms have been causing deadly floods. You could have mass melting of ice sheets in Greenland and Antarctica. If we don't act immediately, scientists say the consequences will be catastrophic. नमस्कार दोस्तों, दुनिया में जितनी भी समिट होती है उनमें एक कॉमन चीज हमेशा से ही डिस्कस की जाती है और ये ट्रेंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अभी पिछले 10 साल से ही हमें ये ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को इसका इंपॉर्टेंस समझ रहा है और वो कॉमन इश्यू है ग्लोबल वार्मिंग। रफली हम ये बोल सकते हैं कि 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रिवॉल्यूशन तो बहुत लाया, लेकिन साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब ये जब एटमॉस्फेयर में हो रहे ड्रास्टिक चेंज हमारे ध्यान में आने लगे, इन्वायरमेंट में होने वाले इफेक्ट दिखने लगे, तब पहली बार एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था स्वीडन में 1972 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस अर्थ समिट में क्लाइमेट चेंज का कहीं भी नाम नहीं लिया गया था, सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया गया था। अब दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1979 में। 1979 में पहली बार वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पहली बार ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कंसिडर किया गया था। अब यह हमें पता चल चुका था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो भी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से बढ़ रहा है, लेकिन एज सच कोई एग्रीमेंट नहीं बना था कि कौन कौन से देश ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब दोस्तों यहां से सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में। 2015 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st एडिशन थी। यह कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में पेरिस एग्रीमेंट तैयार किया गया। पेरिस एग्रीमेंट का एक ही एम्बिशियस गोल था, इस बदलते टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की गई, एक रूल बुक बनाया गया, एक एग्रीमेंट किया गया जिसे 196 देशों ने साइन किया। अब उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हर एक देश को अपने अपने एफर्ट्स लगाने थे ताकि हम बढ़ते टेम्परेचर को कम कर सके। लेकिन 2021 में जो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, उसमें हमें यह ध्यान में आया कि किसी भी देश ने 100% एफर्ट्स नहीं लिए हैं। आपको शायद याद होगा तब उस कॉन्फ्रेंस को लेके एक बहुत बड़ा हाइप भी हुआ था कि यह शायद आखिरी चांस है इस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। अगर टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर लाना है तो 2050 तक पूरी दुनिया में नेट जीरो इमिशंस टारगेट हासिल करना जरूरी है। कई देशों ने इसे अपना सपोर्ट दिखाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे अपना सपोर्ट दिखाया था, लेकिन यह कहा था कि हम 2070 तक नेट जीरो इमिशंस का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। अब इस कॉन्फ्रेंस में 2030 तक कौन से टारगेट पूरे किए जाएंगे, 2040 तक कौन से टारगेट पूरे किए जाएंगे, ये तय हुआ। अब वो टारगेट सही से टाइम ड्यूरेशन में पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए एक रिपोर्ट रिलीज होता है, उसे इमिशन गैप रिपोर्ट कहा जाता है। अब दोस्तों 2022 का यही इमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज हुआ है 27 अक्टूबर को और इसके फाइंडिंग्स बहुत ही हॉरिबल है। As today's report makes clear, we are headed for economy destroying levels of global heating. We need climate action on all fronts and we need it now. We must close the emissions gap before climate catastrophe closes in on us all. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द इमिशंस गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है। दोस्तों जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है उसके कुछ ही दिन पहले इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। अभी अगले महीने 6 नवंबर को इजिप्ट में 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, इसीलिए इस रिपोर्ट को अभी पब्लिश किया गया है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करना चाहिए, किस टॉपिक को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसका एक रफ रोड मैप प्रोवाइड करता है ये रिपोर्ट। यानी नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचर हमसे कहना चाहता है वो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलता है। दोस्तों जैसा हमें अभी दिख रहा है, साल दर साल फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर, ये सब इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करने के लिए कोई देश ट्राई ही नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं है कि हम टेम्परेचर को बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रख सके।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसी ही पॉलिसी चलती रही तो इस सेंचुरी के एंड में ग्लोबल टेम्परेचर 2.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा। और अगर ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हमें अभी 45% इमिशंस कट डाउन करने होंगे, जो नियर फ्यूचर में इम्पॉसिबल है। दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान में रखना, इस रिपोर्ट में पहली बार फूड सिस्टम इंडस्ट्री को फोकस में रखा गया है। फूड सिस्टम में सभी फूड प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, फिशरीज और उनके सराउंडिंग की सभी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को कंसिडर किया गया है। अब दोस्तों आप कहोगे फूड सिस्टम का और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस में लाइवस्टॉक इमिशन का रोल बहुत बड़ा होता है। उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैसेस सबसे ज्यादा इमिट होते हैं, जिनका ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, इन्होंने 2021 में ये पाया कि अगर ह्यूमन फार्म रिलेटेड मीथेन इमिशन कंट्रोल किया जाए, जो टोटल मीथेन इमिशंस के लगभग 45% रहता है, तो ये क्लाइमेट चेंज के इस बैटल में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों न्यूजीलैंड ये दुनिया का लार्जेस्ट डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। और अब जैसा कि हम सबको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है, तो न्यूजीलैंड ये फर्स्ट कंट्री है जिसने लाइव स्टॉक पे एग्रीकल्चर इमिशन टैक्स लगाया है। तो ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि हमें इमिशन कम करने के लिए इस डायरेक्शन में भी सोचना जरूरी है। अब दोस्तों आने वाले 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हमें डेफिनेटली यही मुद्दे डिस्कस किए मिलेंगे, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। वैसे जिस तरह से हम टारगेट्स के पीछे टारगेट्स पूरे करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस में सभी देश मिलकर क्या इनिशिएटिव लेते हैं और वो कितना इफेक्टिव रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।